हेलो गाइस, सेकंड लास्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जियांग जो अभी भी अपनी और जाए की पिक्स को देख रही होती है और शाओ दिखाई जाती है जिसको लिंग काम के लिए छोड़ने के लिए आता है। और लिंग जब अपनी कंपनी में जाता है तो वहाँ पर उसे शॉलिंग मिलती है। तो वो शॉलिंग को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर। तो वो कहती है कि हाँ, क्यों मैं यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही। तो वो कहता है कि तुम्हारा तो ये काम भी नहीं है जो काम तुम कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। जो सुनकर लिंग को अच्छा तो नहीं लगता। तो ये देखकर शॉलिंग कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मतलब मैं डांस तो कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं इंटर्नशिप करना चाहती थी, इसीलिए यहीं पर जॉब करने लग गई हूँ। तो लिंग उसकी बात सुनकर कहता है कि अच्छा चलो फिर बैठ जाओ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो लिंग कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बैठने का कहा ना, अभी तो तुम्हारे पास काफी दिन है, तो मुझे अपनी केयर दिखा सकते हो। तो लिंग उसकी बातों से तंग आकर वहाँ से चला जाता है। शाओ तो दिखाई जाती है जिसको बॉस ने बुलाया होता है, साथ में दूसरी इंटर्न को भी बुलाया होता है। दोनों को काम मिलता है तो बॉस को दोनों के साथ एक जैसा होना चाहिए, पर वो शाओ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं कर रही होती, जबकि दूसरी लड़की के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही होती है। ये सब बातें भी बॉस की शाओ तो इग्नोर कर लेती है, अपने काम को स्टार्ट कर देती है। उसने जब किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो वो भी येजुन के पास पहुंच जाती है। येजुन शाओ से मिलने के लिए आता है। वहीं पर शॉलिंग भी बैठी होती है। शॉलिंग को तो शाओ ने चुप करवाया होता है कि अपने कजन को मुझे इंटरव्यू देने दो। शाओ ने जो अपना काम किया था, बॉस ने तो फिर भी उसे बातें सुनानी थी ना। कह देती है कि मुझे तुम्हारा काम अच्छा नहीं लगा, तुम्हें दोबारा एक न्यू इंटरव्यू, एक न्यू एपिसोड बनानी होगी, जिसके लिए सिर्फ तुम्हें कुछ ही दिन दिए जाएंगे। तो शाओ कहने लगती है कि मिनिमम तो 10 डेज देने चाहिए ना, पर आप तो मुझे वो भी नहीं दे रही। जबकि दूसरी लड़की को उसने कुछ भी नहीं कहा था। तो वो भी शाओ को कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो तुम जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि उन्हें पता था कि इतनी जल्दी तो कोई भी काम नहीं कर सकता, वो भी एक नई लड़की के लिए। जाए दिखाया जाता जो भाई पहले से जियांग का वेट कर रहा होता है। जियांग उसे कहने लगती है कि तुम क्यों यहाँ आए हुए हो। तो वो कहता है कि मुझे शाओ से पता लगा कि तुम्हें आज ऑफ है, तो इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ गया। तो जियांग कहती है कि ऐसी बात है, अगर तुम आज मुझे खुश कर दोगे तो मैं तुम्हें एक चांस दे दूंगा। अब ये सुनकर तो जाए खुश हो जाता है, उसके साथ जाने लगता है। शाओ तो लिंग के साथ दिखाई जाती। लिंग उसे ऐसे देखकर कहने लगता है कि तुम्हें अब क्या बुरा लग रहा है उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके, और लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो शाओ कहती है कि हाँ। तो लिंग कहने लगता है कि अभी हम काफी दूर आ गए तो तुम्हारी कंपनी भी वापस नहीं जा सकते। तो शाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बॉस से माफी मांगूंगी, मैं कभी भी उससे माफी ना मांगू। पर लिंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जॉब के लिए नहीं बनी। तो लिंग कहता है कि नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है, तुम एक काम करो, मेरा इंटरव्यू ले लो। तो वो कहने लगती है कि नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, पहले तुम्हारे बॉस का इंटरव्यू ले लिया, अब तुम्हारा लूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लिंग उसको छोड़ने के लिए जाने लगता है, पर शाओ कहने लगती है कि ये तो मेरे डॉर्म जाने का रास्ता नहीं है। तो वो कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि तुम मेरे घर पर जा रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हारा तो फ्रेंड। तो वो कहता है कि रात में रोज उसे वॉशरूम आ जाता था, इसलिए वो कल ही चला गया था अपना सारा सामान लेकर। तो शाओ उसकी बात सुनने के बाद कहती है कि अब तो काफी लेट हो गई मैं उतरने में। तो वो कहता है कि हाँ, और उसे लेकर जाने लगता है। जियांग जो चाय के साथ ही वो एक जगह पर बच्चों को फिशेस पकड़ते हुए देखती है, तो वो भी चाय को कहती है कि अगर तुमने ज्यादा फिशेस पकड़ लिए मुझसे तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। जाए तो ये सुनकर खुश हो जाता, जल्दी से जाकर फिशेस को पकड़ने लगता है। जाए तो फिशेस को पकड़ रहा होता है, पर जियांग जानबूझकर फिशेस को पकड़ नहीं रही होती है। कहने लगती है कि मैं तो एक फिश को भी नहीं पकड़ पाई। तो जाए कहता है कि मैं जीत गया, तो मेरी फिशेस को ले लो। तो वो लेने लगती है। तो वो कहता है कि पर तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि अगर मैं जीतूंगा तो तुम मुझे एक चांस दोगी। तो जियांग कहने लगती है कि अच्छा, मैंने ऐसा कुछ कहा था, पर मुझे अभी भूख लगी है, तो मेरे लिए चिप्स लेकर आओ। तो वो कहता है कि फ्राइज के साथ आइसक्रीम ना, मुझे पता है। और ये कहकर लेने के लिए चला जाता है। जो बच्चे पास में बैठकर उन फिशेस को पकड़े होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को खुद जीतने दिया ना, क्योंकि आपने एक भी फिश खुद नहीं पकड़ी। तो जियांग उन्हें कहने लगती है कि चुप हो जाओ, क्योंकि मैं उसे चांस देना चाहती थी। अब वो लड़का भी अपने साथ में बैठी लड़की को कहने लगता है कि तुम जितनी फिशेस को पकड़ना चाहो पकड़ सकती हो। तो जियांग कहती है कि अभी तुम छोटे ज्यादा आइडिया ड्रामास ना देखा करो। इतने में वहाँ पर उन दोनों बच्चों के डैड आ जाते हैं, क्योंकि असल में वो दोनों बहन भाई थे। शाओ के साथ वाली इंटर्न दिखाई जाती है जो वॉशरूम में होती है, किसी से बात कर रही होती है, कह रही होती है कि पता नहीं कैसे कितनी बड़े बड़े स्लैब्स का इंटरव्यू वगैरह ले रही है, ऐसा उनके लिए क्या करती है जो वो लोग इंटरव्यू देने के लिए मान जाते हैं। अब शाओ ने तो उसकी ये बातें सुन ली, तो कहने लगती कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक सोच सकती हो, और उसे ये जिनका कॉन्टेक्ट नंबर दिखाने लगती है। पर वो तो उसे कहने लगती है कि ये तो मेरी भी आदत है कि किसी का नंबर किसी भी फेमस सेलिब्रिटी के नाम से सेव करना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। ये इनसे दिखाया जाता है जो इन्हीं की कंपनी में आया होता है। एक स्टाफ से कहकर शाओ को अपने पास बुलाता है। शाओ से कहने लगती है कि तुमने मुझे अपने पास 20वीं बार बुलवा लिया है। तो वह कहने लगता है कि हाँ, तो क्या हुआ, तुम आखिर मेरी दोस्त नहीं हो। तो वह कहने लगती है कि मैं यहाँ पर काम पर आई हुई हूँ, तो मुझे काम करने दो। तो वो कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया तो मैं भी ये इंटरव्यू छोड़कर चला जाऊंगा। तो वो कहती है कि ओके सर, आपको कैसी हेल्प चाहिए। जिस पर वो कहता है कि तुम मेरे साथ बैठकर बातें वगैरह करो। पर शाओ इस बात के लिए नहीं मारी होती। इतने में शाओ की कंपनी का मेन बॉस वहाँ पर आ जाता है, जो आकर यिनजी से बातें वगैरह करने लगते हैं। और यिनजी कहने लगता है कि मैं तो यहाँ अपनी फ्रेंड शाओ के लिए आया हूँ। यहाँ पर शाओ की भी काफी ज्यादा इज्जत बन चुकी थी, क्योंकि बॉस कहने लगते हैं कि थैंक्स, और बाकी सबको पता लग चुका था कि ये शाओ का फ्रेंड है। शाओ भी उनसे जाकर कहती है कि अगर तुम लोग इसके साथ पिक लेना चाहते
तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। इसी तरह यांजी का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। यांजी काफी अच्छे से इंटरव्यू भी देता है और कुछ लड़कियां बाद में बात कर रही होती है कि शाओतू की वजह से आज मैं इतने प्यारे लड़के के साथ पिक ले पाई हूँ। ये सब वहाँ खड़ी शाओतू की बॉस भी सो रही होती है। उसे सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उन्हें आके कहने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि शाओतू ने पता नहीं उसे क्या दिया होगा जिसकी वजह से वो यहाँ पर आया। पर वो लड़कियां कहने लगती है कि शाओतू का तो बॉयफ्रेंड भी है। तो वो कहती है कि क्या पता उसका बॉयफ्रेंड कौन है कौन नहीं। इतने में वहाँ पर शाओतू के बॉयफ्रेंड की एंट्री हो जाती है लिंक की और आते साथ शाओतू को बुलाता है। शाओतू तो उसे देखकर जल्दी से लिंक के पास चली जाती है और लिंक जो बाकी सबके लिए डेजर्ट्स वगैरह लाया था वो शाओतू लिंक से पकड़कर उन्हें अपनी फ्रेंड्स को देने लगती है और लिंक की फ्रेंड्स उसे पूछी होती कि ये लड़का कौन है। तो लिंक उन्हें बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब ये कहकर शाओतू लिंक के साथ वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद उसकी फ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगवा लेती है और पता उन्हें लग जाता है कि ये एजेंट की कंपनी में ही काम करता है, काफी फेमस भी और हैंडसम भी। यह सुनने के बाद तो वो लड़की वहाँ से जलते हुए चली जाती है। तो शाओतू उससे कार में पूछने लगती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर यिंजी भी आया हुआ। तो वो कहता है कि मेरी यिंजी से बात हुई थी तो मुझे पता लगा कि तुम और यिंजी यहीं पर हो, इसलिए मैं आ गया। शाओतू जो लिंक से बातें वगैरह की जा रही होती है तो लिंक उसे कहने लगता है कि अब थोड़े टाइम के लिए सो जाओ। तो शाओतू भी सोने लगती है और फिर दिखाया जाता है कि दोनों साथ में खाना बना रहे होते। इसी खाने में शाओतू लिंक को एप्रन पहनाने लगती है। इसी में लिंक शाओतू को पकड़ लेता तो शाओतू कहने लगती कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस तुम्हें पकड़ा हुआ है और फिर लिंक शाओतू को किस भी कर लेता है। यहीं से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इतने में इनका खाना तैयार हो जाता है तो लिंक कहने लगता है कि पहले खाना खा लेते हैं। ये कहकर शाओतू को वहाँ से उठाकर लेकर जाने लगता है। शाओतू जब उठती है तो लिंक बिल्कुल उसके सामने बैठकर उसको कहता है कि हनी, जिसे सुनने के बाद शाओतू कहती है कि तुमने क्या कहा। तो वो कहता है कि हनी का। तो शाओतू कहती है कि ये तो तुम काफी जल्दी नहीं कह रहे। तो वो कहता है कि कैसे जल्दी, 3 साल हो गए हमारी शादी को। ये बात सुनकर जल्दी से शाओतू उठकर बैठ जाती है और कहने लगती है कि 3 साल, ये कैसे हो सकता है, मेरी जॉब कैसे जा रही। तो वो कहता है कि अच्छी जा रही। और भी बातें पूछती है पर अभी भी शाओतू को यकीन नहीं आ रहा होता। पर फिर शाओतू कहने लगती है कि अगर हमारी शादी को 3 साल हो गए तो हमारे बच्चे क्यों नहीं है। तो लिंक कहने लगते है कि बच्चे, अगर ऐसी बात है तो वो भी कर लेते हैं। पर इस बात पर शाओतू से मारते हुए कहने लगती है कि झूठ बोल रहे हो। वो कहती है कि हमारी तो ना अभी शादी हुई ना हमारी एंगेजमेंट हुई। तो वो कहता है कि एंगेजमेंट हमारी हो गई। तो शाओतू कहती है कि कब। तो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंक को उसकी गॉड मदर और उसकी मॉम ने कॉल की होती है जिस पर वो बता रही होती है कि शाओतू के डैड ने ड्रिंक किया। तो वो ड्रिंक में कह रहे हैं कि वो शाओतू और लिंक की एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमने सोच लिया है कि हम एंगेजमेंट भी कर देंगे। तो लिंक कहता है कि मैं और शाओतू तो वहाँ पर है ही नहीं। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है कि पागल लड़के, तुम दोनों का होना जरूरी नहीं बल्कि दोनों फैमिलीज का साथ में बैठकर खा लेना एंगेजमेंट होता है और वो तो हम हमेशा से करते हैं। तो अब हम एंगेजमेंट के लिए कर लेते हैं। और दोनों के डैड्स की जो वीडियो होती है वो लिंक शाओतू को भी दिखा रहा होता है। शाओतू तो काफी खुश हो रही होती है। इसी में शाओतू को याद आता है कि अभी क्या टाइम हुआ। तो कहता है कि 11 से टाइम काफी आगे हो गया है। तो वो कहती है कि मैं तो 11 बजे यिंजी को कहा था कि आना। लिंक कहता है कि मैं भी कहूँ कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। तो शाओतू भी फौरन वहाँ से भागने लगती है। तो लिंक उसको बिठा लेता है, शूज पहनाता है, कहता है कि नंगे पाँव बाहर नहीं जाते और उसकी शर्ट को भी ठीक करता है, कहता है कि ड्रेस चेंज करके बाहर जाओ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। हेलो गाइस, लास्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यही सब अपने लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। शाओतू दिखाई जाती है जो उठकर फाइनली बाहर आ चुकी थी यिंजी से मिलने के लिए। यिंजी और वो सब इकट्ठे बैठकर खा रहे होते। तो यिंजी कहने लगता है कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि वो घर का खाना बना कर खिलाएगी, पर यहाँ पर तो आने के बाद तो ये सब उल्टा ही हो गया क्योंकि खुद तो तुम सोई हुई थी और खाना मुझे बनाना पड़ा, यहाँ तक कि ग्रोसरी भी खुद ही करनी पड़ी। अब ये बात सुनकर शाओतू लिंक को कहने लगती है कि तुमने खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाया। तो वो कहता है कि मैंने इसको इनवाइट भी नहीं किया क्योंकि लिंक तो अभी भी यिंजी से चिढ़ता था। शाओतू जब लिंक को पाँव मारने लगती है तो गलती से यिंजी को लग जाता। तो यिंजी कहने लगता है कि शाओतू ये एक डांसर का पाँव है, इस पर दोबारा मत मारना। तो वो कहने लगती है कि सॉरी। और फिर जब लिंक को कॉल आती है तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। अब शाओतू से यिंजी जो बातें वगैरह कर रहा होता है उसकी बातों से शाओतू को लगता है कि ये मुझे अभी भी लाइक करता है। ये बात शाओतू उसके मुंह पर कह देती है पर वो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पर शाओतू कहती है कि तुमने जो इंटरव्यू में बोला था वो क्या था, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि यिंजी से पूछा जाता है कि आपको किस तरह की लड़की पसंद है। तो इसने बोला था कि मेरी लाइफ में एक ही लड़की आई थी जिसने मुझे मोटिवेट किया था और यहाँ तक भेजा, मेरे दिल में वही है, मुझे और किसी का नहीं पता। तो यिंजी कहने लगता है कि वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था क्योंकि कोई स्टोरी होना जरूरी है, पर मेरी कोई स्टोरी नहीं थी इसलिए मैंने तुम्हारा बता दिया। अब बाहर तक यिंजी को छोड़ने के लिए आते हैं तो यिंजी कहने लगता है कि अब ऐसे बाहर तक भी छोड़ने के लिए नहीं आना था। शाओतू कहती कि क्यों, पर लिंक कहता है कि मुझे तो ये शाओतू लेकर आई है वरना मैं कहाँ आना चाहता था। लियोजी लिंक को बातें सुनाना चाह रहा होता पर कहने लगता है कि तुम जीत गए, पर देखो मैं काफी फेमस हूँ, मुझे टीवी पर देखा करो, मैं टीवी पे आता हूँ। अब इस बात पर लिंक भी शाओतू से कहने लगता है कि शाओतू एक टीवी घर पर ले आओ क्योंकि हमारे घर पर इसको देखने के लिए टीवी नहीं है। अब ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि क्या मतलब तुम्हारे घर पर टीवी भी नहीं है, तुमने शाओतू को ऐसे रखा हुआ है। तो लिंक शाओतू को हक करते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है। लियोजी तो उससे काफी ज्यादा चिढ़ने के बाद वहाँ से जाने लगता है। शाओतू से बाय बाय करने लगती
व्यक्ति इसी में दूर से फोटोग्राफर इनकी पिक बना लेता है। रात में लिंक दिखाया जाता है जो नहाने के बाद डिफरेंट स्टाइल बाही करके दिखा रहा होता है कि शाओतू उसको नोट करे, पर शाओतू जो मोबाइल में देखकर कुछ बोलती है तो लिंक को लगता है कि उसे देखकर बोली है। लिंक शाओतू के पास जाता तो शाओतू से बताने लगती है कि देखो मैं ट्रेंडिंग में आई हुई हूँ, पर लिंक देखकर कहता है कि वहाँ पर मैं भी तो खड़ा था पर मेरी पिक क्यों नहीं है, मुझे तो बिल्कुल ही गायब कर दिया। अब शाओतू भी ल्यूजी को कॉल करती है पर उसकी कॉल लिंक स्पीकर पर कर देता। दोनों उसकी बात सुन रहे होते। ल्यूजी कहने लगता है कि मैं तो इस न्यूज को हटवाना चाह रहा हूँ, पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि आप खुद ही तो इसी लड़की के कहने पर इंटरव्यू देने के लिए गए थे ना, वरना आपका तो कोई मकसद भी नहीं था वहाँ पर इंटरव्यू देने का। यह सब सुनकर लिंक को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो कॉल कट करके शाओतू से कहने लगता है कि इससे बात नहीं किया करो। तो शाओतू कहते कि क्यों। इस बात पर लिंक भी शाओतू को किस कर लेता, कहने लगता है कि अब तुम्हें समझ आ गई। तो शाओतू को अभी भी समझ नहीं आई होती, तो इसलिए लिंक उसकी चेयर को अपनी तरफ कर लेता, शाओतू को दोबारा से किस कर लेता। इसी किस में लिंक ने जो पहना होता है वो भी खुल जाता है। ये देखकर लिंक शाओतू से कहता है कि आंखें बंद ही रखना, और यहीं से इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। सुबह में जब शाओतू की आंख खुलती है तो सोचती है कि लिंक ना ही हो, और वहाँ से उठने ही लगती है तो पीछे से लिंक कहने लगता है कि कहाँ पर जाने लगी हो। तो वो कहती है कि क्या भूख नहीं लगी, जिस पर लिंक कहता है कि नहीं मुझे खाने वाली भूख नहीं लगी, बल्कि ये कहकर शाओतू को दोबारा से लिटाने लगता है। पर ये तो असल में शाओतू की बस इमेजिनेशन होती है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि लिंक तो उसके सामने खड़ा होता है और कहने लगता है कि तुम क्या बड़बड़ा रही हो। तो वो कहती है कि मैंने आज जियांग के साथ शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो मैं सोच रही थी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है। तो लिंक कहने लगता है कि तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही ड्रेस था वो भी गंदा हो गया है, तो तुम इसलिए जियांग के साथ नहीं जाओगी। तो शाओतू कहने लगती है कि मैं क्यों नहीं जियांग के साथ जाऊंगी। तो लिंक भी आकर शाओतू के पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतना ही टाइम है तो तुम सोच लो कि तुम्हें क्या चाहिए। इतना ही कहना होता है तो शाओतू अपना मुंह भी छुपा लेती है और साथ ही साथ अपने पाँव भी छुपा लेती है। फिर शाओतू सब फ्रेंड्स के साथ दिखाई जाती है। जियांग के साथ जाय भी आया होता है। अब इनकी ये ग्रेजुएशन पार्टी थी जो इनको जाय दे रहा था, इसी में इनकी काफी ज्यादा बातें वगैरह होती है और जियांग जो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, उसे तो अपने आप को भी संभाला नहीं जा रहा होता, इसलिए सभी दोस्तें मिलकर उसे संभाल रही होती हैं। फिर जियांग खुद ही जाय के पास चली जाती है और कहने लगती है कि तुमने तो मुझे कुछ बताना नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारे मोबाइल से सारी वीडियोस वगैरह देख ली थी। वो असल में वो वाली वीडियोस थी जो जाय ने उस टाइम पर बनाई थी जब उसके मोबाइल में सिग्नल्स वगैरह नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि रात में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था जब उसकी बर्थडे थी। जाय उससे सॉरी करने लगता है, पर जियांग कहती है कि सॉरी करने की जरूरत नहीं है, पर देखो तुम तो मुझे लाइक ही नहीं करते, क्योंकि कभी भी तुमने मुझे आई लाइक यू नहीं कहा। इतने में वहाँ पर शाओतू को लेने के लिए लिंक भी आ जाता है और जाय जो जियांग को आई लाइक यू कह देता है, जिस पर जियांग उसको किस करती है। अब इस किस के बाद तो जाय उसको ठीक से पकड़कर किस करता है और सभी दोस्तें तो ऐसे देखकर शर्मा रही होती है कि जैसे इन्हें किस हो रही हो। फिर दिखाया जाता है कि शाओतू और लिंक दोबारा वापस घर पर आ गए थे। शाओतू की गॉड मदर जो सामान वगैरह लिखा रही होती है, उन्हीं सामान को देखकर शाओतू कहती कि मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो वो कहती कि नहीं, तुम अभी तो आई हो इसलिए तुम्हें थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए। पर फिर भी शाओतू उन चीजों को देखने लगती है जिसमें उसे अपने और लिंक की बचपन की पिक्स भी मिलती हैं, पर वो पिक्स उन्होंने पहले नहीं देखी हुई थी क्योंकि ये लिंक के डैड के पास थी। ये देखकर शाओतू को लग रहा होता है कि लिंक गुस्सा करेगा, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो जाती है, पर लिंक तो उन पिक्स को अच्छे से देखने लगता है, यहाँ तक कि जो लास्ट में न्यूज़पेपर भी लगा होता है उस चीज को भी याद करने लगता है कि उसके डैड किस तरह न्यूज़पेपर्स को कट करते थे। गॉड मदर लाकर पास में लिंक की ट्रॉफीज का भी बॉक्स रख लेती है, जिसे देखकर शाओतू कहने लगती कि इतनी ट्रॉफीज मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। तो लिंक कहता है कि तुम ले लो, तो वो कहती है कि ये मेरी नहीं है, पर लिंक कहता है कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, इसलिए तुम रख सकती हो। और तभी लिंक को एक अपना फोटो एल्बम मिलता है जिसमें लिंक और उसके मॉम डैड होते हैं। ये देखकर अब शाओतू भी गॉड मदर को बुला लेते हैं, कहने लगते हैं कि ये दीवार काफी खाली लग रही है ना, क्यों ना आप इस पिक को यहाँ पर लगा ले। अब गॉड मदर भी ये देखकर कहते हैं कि हाँ हाँ लगा लेना लिंक, पर लिंक कहता है कि नहीं। अब ये सुनकर तो सभी को हो जाता है कि लिंक ने अभी तक अपने डैड को एक्सेप्ट नहीं किया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि लिंक कहता है कि ये तो पिक पुरानी हो गई ना, हमें एक न्यू पिक भी बनानी चाहिए अपनी फैमिली की। इस बात पर सभी खुश हो जाते हैं और शाओतू भी कैमरा वगैरह लगा देती है, उनकी पिक लेने वाली होती है। तो गॉड मदर कहती है कि शाओतू तुम भी आकर बैठो ना, तुम भी तो हमारी फैमिली हो। तो शाओतू भी टाइमर लगाकर उनके साथ ही बैठ जाती है, जिसमें लिंक ने शाओतू का हाथ पकड़ा होता है। इसी के बाद भाई शाओतू और लिंक घूमने के लिए आए होते हैं, जहाँ पर वो अपने बचपन को याद कर रहे होते हैं कि कहाँ पर हमने कौन सी शरारत की थी। पर हर बार लिंक शाओतू को अपनी चीजें भी दे देता था, यहाँ तक कि उसे प्रोटेक्ट भी करता था। और ये बात लिंक शाओतू से कहने लगता है कि हमेशा से मैं तुम्हारे साथ देता हूँ जब भी तुम्हारा उल्टा कोई काम हुआ है। अब दोनों चलते चलते फेरिस व्हील के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद लिंक शाओतू को अपने दिल की बात बताने लगता है, उसे अपना लव कन्फेस करने लगता है, कहने लगता है कि जब हम दोनों सेपरेट होने लगे थे तो मैंने सोचा था कि अगर हम सेम यूनिवर्सिटी में ना जा पाए तो हमेशा के लिए सेपरेट हो जाएंगे। ये सारी बातें वो शाओतू को गले लगाकर कह रहा होता है और कहता है कि पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हम बाकी सब की तरह सेपरेट नहीं हुए बल्कि एक दूसरे के और भी क्लोज आ गए। पर एक साल जो मैं तुमसे आगे था वो साल पता नहीं मैंने कैसे यूनिवर्सिटी में गुजारा था, पर तुम्हारे आने के बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा टाइम कैसे गुजर गया। यही सब बातें तो कह रहा होता है। शाओतू की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, पर
शाओतो से कहने लगती है कि तुम मुझे ये सब कुछ तो बता रहे हो और मुझे प्रपोज भी कर रहे हो, पर तुम्हारी रिंग कहाँ पर है? जिस पर लिंग कहता है कि काफी जल्दी में आया तो रिंग भूल गया हूँ। जिस पर शाओतो से कहने लगती है कि ये तो गलत बात है ना, मैं तुम्हारी कोई भी आप बात नहीं सुनने वाली रिंग के बगैर। तो तभी लिंग शाओतो के हैंड पर किस करता है और उसको उसके हैंड में पहनाई हुई रिंग को दिखाता है और कहने लगता है कि कैसा लगा मेरा मैजिक? तो कहती कि बहुत अच्छा लगा। दोनों फेरिस व्हील की तरफ देख रहे होते हैं तो शाओतो से पूछने लगती है कि क्या तुमने इस जगह की टिकट ली? तो वह कहता है कि नहीं, मैंने वो तो नहीं ली। जिस पर शाओतो कहने लगती है कि ये तो गलत बात है ना, मेरा ड्रीम था यहाँ पर जाना। जिस पर लिंग कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा ड्रीम था, क्योंकि मैंने तुम्हारी कुछ बातें पढ़ ली थी जो तुमने एक कार्ड पर लिखी हुई थी, जिसमें दिखाया जाता है कि शाओतो का दिल था कि वो फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाए, फेरिस व्हील पर जाए और भी काफी ज्यादा विशेष थी। दोनों की इसी तरह की बातें चली रही होती है तो वहाँ पर फायरवर्क्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर शाओतो तो काफी खुश हो रही होती है। और फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जब शाओतो और लिंग के घर एक बेटा हुआ था जिसका नाम फिलाइल था। फिलाइल अपने डैड का फेवरेट था, इसलिए लिंग उसके साथ बातें वगैरह कर रहा होता है, यहाँ तक कि उसका डायपर भी अपने सर पर रख लेता है। पर शाओतो को तो समझ नहीं आ रहा होता कि उसको पहनाना क्या है। फिलाइल बता रहा होता है कि दूसरों के डैड आपको टीवी देखने से रोकते हैं, पर मेरे डैड ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो मुझे कहते हैं कि टीवी देखो, क्योंकि शाओतो और लिंग दोनों ने ही रूम में जो जाना होता है। और वे बताता है कि डैड कहते हैं कि अगर मैं कैरेट खाऊंगा तो जल्दी बड़ा होऊंगा, पर मैं तो अपने डैड जितना लंबा होना चाहता हूँ और अपनी मॉम का डैड जैसा ख्याल रखना चाहता हूँ। और मॉम डैड हर बार मुझे वीकेंड पर ग्रैंडमा की तरफ भेज देते हैं ताकि वो खुद घूमने के लिए चले जाएं, पर मुझे ये अच्छा लगता है। लिंग शाओतो के साथ जब बाहर आया होता है तो शाओतो से कहने लगता है कि प्रपोज वाले दिन मैं एक चीज करना भूल गया था। शाओतो से कहती कि क्या? तो वो शाओतो को किस कर लेता है और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा और इसकी एंडिंग कैसी लगी, और अपने फेवरेट इमोजीज में मुझे कमेंट जरूर करना। ओके बाय बाय।